ये सिस्टम आपके लिए नहीं है, ये सिस्टम आपको गरीब रखने के लिए बनाया गया है। मैंने देखा है कि डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम है। जब तक आप लोग गरीब रहेंगे तब तक शहर में जो बैठे हैं वो आपको नौकर बना के रखेंगे। जिस दिन आपके पास 20, 25, 30, 40 हजार का नौकरी आ गई तो आप अगरतला जाकर नौकरी का काम नहीं करेंगे तो उनको लेबर नहीं करेगा, और जब उनको लेबर नहीं करेगा तो उनका घर कैसे चलेगा। तो उनके एजेंडा में पूरा क्लियर है कि जो शहर से बाहर है उनको गरीब रखो, क्योंकि अगर उनके पास पैसा आ गया तो हमारा घर का चूल्हा कैसे चलेगा, हमको नौकरी कैसा करेगा, हमको चीप लेबर कैसा मिलेगा। ये डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है। अगर गांव में ही आपको अगरतला से ही बाहर में आपको नौकरी मिल गया और आपके पास महीने का 25-30 हजार रुपए का सैलरी है तो आपको अगरतला जाकर नौकरी ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप अपना बच्चा को अच्छा स्कूल में भेज सकते हैं, आप अपने माँ बाप को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, आपके पास पैसा भी रहेगा बचाने के लिए, आपके पास मोटरसाइकिल आ जाएगा, किसी के पास छोटा सा गाड़ी आ जाएगा, आपके ही गांव में आपका इकोनॉमी बढ़ जाएगा। तब आपको अगरतला नहीं जाना पड़ेगा। तब अगरतला में जो लोग बैठे हैं उनको लेबर कहां मिलेगी, तो आपको पीछे रखो। ये डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है। और मैं जानता हूं अगर हमको पिपरासा को या एससी को या कोई भी गरीब आदमी को उठाना है तो सबसे पहले उनको जॉब सिक्योरिटी मिला है। जॉब सिक्योरिटी जब तक आपको नहीं मिलेगा आपका कुछ नहीं है। तो जो गांव वाला है पूरा जिंदगी रबर का गांच लगाएगा, सुअर पालेगा, बकरी पालेगा, और जो शहर में बैठा है उसको कंप्यूटर मिलता है, वो कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, वो बैंगलोर जाएगा। फिर से हमें क्यों बोला ये डिमांड सप्लाई, उनको चीप लेबर चाहिए। उनका सिस्टम में आपको गरीब रखने के लिए उनको फायदा है क्योंकि उनको नौकर चाहिए। वो नहीं चाहता है कि आपका बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर बने, वो नहीं चाहता है कि नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़े। समझे मैंने क्या बोला? ठीक बोला क्या? 10,323 में 99% टीचर कहां में पढ़ाता है? गांव में पढ़ाता है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो कहां में ज्यादा प्रॉब्लम होगा? अगर गांव में बच्चा लोग पढ़ा नहीं तो क्या करेगा? बकरी पालेगा, मुर्गी पालेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा तो लेबर आसान से मिलेगा। सिस्टम आपके साथ नहीं है, हाँ भी नहीं। ये कभी आपने सोचा है? अगर टीचर को ही नौकरी से निकाल दो, जो टीचर गांव में पढ़ाता है तो बच्चा का भविष्य क्या होगा? ये सिस्टम बहुत खराब है। और आज ये प्रद्योत विक्रमादित्य ईमानदारी से सिस्टम को बदलना चाह रहा है। इसके लिए बहुत लोगों के लिए मैं एनिमी नंबर 1, मैं नंबर 1 दुश्मन हूं। मैंने आज तक कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ एक शब्द नहीं किया। मेरा परिवार में जगदीश चंद्र बोस को, रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लोग ने आदर किया, बंगाली लैंग्वेज को हम लोग ने प्रमोट किया। हमने कभी भी
बंगाली को नहीं कहा कि वो खराब है। आज तक मेरा एक कि जब तक मेरा जो डिमांड भी है बेटर करना है, क्यों? स्टेट का बजट है 26,000 करोड़। एक साल पहले स्टेट का बजट था 21,000 करोड़। आपने स्टेट का बजट 21,000 करोड़ से 26,000 करोड़ किया एक साल के अंदर। 5,000 करोड़ आपने ऊपर दिया। एडीसी का बजट आपने 580 करोड़ से 84 करोड़ से 619 करोड़ किया, 35 करोड़ आपने बढ़ाया। स्टेट का बजट 5,000 करोड़ बढ़ा, एडीसी का 35 करोड़, और वो भी जो 35 करोड़ से जो बड़ा है वो एक टाइम नहीं आएगा, 4 भाग में आएगा। अगरतला का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो सिर्फ अगरतला का इतना छोटा अंग है, और एडीसी 70% है त्रिपुरा का, तभी भी अगरतला का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ज्यादा पैसा जाता है और एडीसी को कम पैसा जाता है डेवलपमेंट के लिए। तो क्या मैसेज है ये कि जो अगरतला में रहता है उसका जिंदगी ज्यादा कीमती है, और हम लोग जो गांव में पहाड़ में जो भूखू भरा लोग रहता है उनका जिंदगी का मूल्य कम है। मैं नहीं बोल रहा हूं, बजट बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। अभी यहां में मुझे विश्वास है इनका परिवार है, कोई मंत्री एमपी अगर इनके घर में जाएगा तो इनको बोलेगा आपको अपना करियर बनाना है कंप्यूटर में, लैपटॉप में। वही एमपी वही मंत्री जब गांव में जाता है और अगर वहां पूजन अगर पता नहीं है तो गांव में रहता तो बोलता आपको अपना जिंदगी बनाना है, लो रबर का गाछ, लो बकरी, लो मुर्गी। मैंने 2 बात हमेशा कहा है, आप एडीसी को इग्नोर करके एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा नहीं कर सकते, क्योंकि एडीसी 70% है। और आप 10,323 टीचर्स को अलग करके नहीं बोल सकते कि मैं त्रिपुरा में सबको नौकरी देना चाहता हूं, मैं उन्नति चाहता हूं, कि 10,323 भी त्रिपुरा का एक सिटीजन है, उनको भी अधिकार है कि उनका नौकरी। मैंने जो बोला ठीक बोला कि गलत बोला? और मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैं ये क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपका इकोनॉमी को बढ़ाना चाहता हूं। वर्ल्ड बैंक से 1300 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट आया नहीं, अनाउंसमेंट आप 1300 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट लोन देने का अनाउंसमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप 2000 पुलिस बिल का नौकरी, जिसमें आपका साल का 24 से 25 करोड़ रुपया जाएगा डायरेक्टली पब्लिक को, उसका आप बोलते पैसा नहीं। क्यों? वो जो 1300 करोड़ आएगा ना, वो पैसा आपको नहीं मिल रहा है, वो पैसा जाएगा बिल्डिंग बनाने में, वो पैसा जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के पास, वो पैसा जाएगा नेता के पास, वो पैसा नौकरी बनाने के लिए जाएगा। हम बोल रहे हैं
कि आप नौकरी दो। अगर आप नौकरी देगा तो आपको बिल्डिंग में वोट नहीं दिया ना, बिल्डिंग देखकर आपका पेट भर जाता है। बिल्डिंग देख के आपका बच्चा स्कूल जा सकता है। हमने क्या किया है, बिल्डिंग बनाया है, लेकिन हमने कभी भी वो पैसा से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट नहीं की। सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। और मैं आपको बोलता हूं, ये स्पीच को बोलते ना, घुमा घुमा के चलाओ, इसको घुमा घुमा के चलाओ। आप प्राइवेट सेक्टर में देख लो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में देख लो, अगर 100 नौकरी कोई कंपनी ने दिया है तो एससी पिपरासा एसटी ये कोई चाय बागान का हो, कितना होगा? 2-3%, मैक्सिमम 5%। और गवर्नमेंट का एक ही उद्देश्य है, सब चीज को प्राइवेट कर दो, सब चीज को प्राइवेट कर दो। थोड़ा दिन के बाद गवर्नमेंट जो आपका रिजर्वेशन है ना, जो आपका जो कोटा है, कोटा तो रहेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास इंस्टीट्यूशन ही नहीं है आपको नौकरी देने के लिए, तो आप कोटा का क्या करेंगे? आस्ते आस्ते सब चीज को 2 या 3 या 4 कंपनी को दिया जा रहा है। एयर इंडिया चला गया, थोड़े दिन के बाद आप ओएनजीसी गेल को भी प्राइवेटाइज करने का सोचेंगे। थोड़े दिन के बाद आप टूरिज्म को भी आप हटाकर कहीं और 2-3 कंपनी को दे देंगे। कहीं में आप LIC को डिवैल्यू करेंगे। तो कॉलेजेस को आप देखो, हम लोग यहाँ अमृतसर में हैं, अगरतला के बाहर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दे देंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कंपल्शन नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो 31% आपको दे, 80% एससी को दे। लेकिन कहां बनेगा वो? हम लोग के लिए। मैं आपको एक ही बात बोल सकता हूं, मैं टॉपिक पे रहना चाहता हूं, 10,323 के टॉपिक में रहना है। ये बोल दिया है, पहला बात लीगल ओपिनियन, आप लोग 5 से 6 लोग मेरे साथ आइए दिल्ली में, लीगल का खर्च मैं दूंगा। आप लोग एक लीगल ओपिनियन दीजिए और इमीडिएटली लॉयर से बात करने के बाद, अच्छा ऊपर का लॉयर से बात करने के बाद हमें उसका एक पिटीशन फाइल करना चाहिए, वो इमीडिएटली उसका खर्चा मैं दे दूंगा ऑफिशियली। दूसरा, अगर तीसरा मौका पावर में आता है इंडिया के साथ, मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं कोई ना कोई सिस्टम से कोई तरीका निकालूंगा कि आप लोगों को आपका नौकरी किसी भी तरीके से आपको मिल जाना चाहिए। और लास्ट आपको सोचना है कि मैंने 2 बात किया, एक डिमांड और सप्लाई का, गरीबी और अमीरी का, आपका बच्चा का भविष्य का, और दूसरा सिस्टम का। सिस्टम को मैं अकेला चेंज नहीं कर सकता। सिस्टम को अगर चेंज करना है, 70 साल से चल रहा है, 70 साल से चल रहा है। वर्ल्ड बैंक का रुपया आएगा, बिल्डिंग बनेगा, कॉन्ट्रैक्टर को रुपया मिलेगा, नेता को रुपया मिलेगा, आपको नौकरी के लिए पैसा नहीं है। आपका नौकरी को हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, पैसा नहीं है, लेकिन नया नया बिल्डिंग बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है। वही रुपया वापस जाता है उनके पास, कॉन्ट्रैक्टर वापस देगा लोन।
ये पूरा सिस्टम। आपको गरीब रखो लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा है, लेकिन नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। मैं स्टेट गवर्नमेंट को बोलता हूँ मुझे थोड़ा पैसा दो, पुलिस बिल में मुझे नौकरी देना है, नहीं टाका नहीं। अच्छा बिल्डिंग बनाना ठीक है, टाका আছে। मुझे मालूम नहीं कि आपने कोई लीगल ओपिनियन दिया है कि नहीं दिया है। आपने कोई लीगल ओपिनियन दिया है, लॉयर से बात किया है आपने, बात हुआ है? अगर कोई लॉयर से बात किया है तो मैं ऐसा करता हूं, मैं ये मैटर का एक लीगल ओपिनियन दे देता हूं दिल्ली में कोई टॉप लॉयर, लेकिन आप लोगों को 2 या 3 लोगों को मेरे साथ दिल्ली जाना पड़ेगा, वहां में 5-6 दिन बैठना पड़ेगा, मैं अपॉइंटमेंट दिलवा दूंगा और एक लीगल ओपिनियन लेना चाहिए कि ये मैटर को हमें कैसे चैलेंज करना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 1। लेकिन आप भी जानता है, मैं भी जानता हूं कि कोर्ट में मामला 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल अगर चलते रहा तो आपका परिवार कैसे चलेगा? बहुत लोग डिप्रेशन में हैं, 135 लोग मर भी गए हैं। तो मैं जानता हूं कि कोर्ट के केसेस में आप कितना थक जाएंगे। मेरे पिताजी किरण विक्रम पूरा जिंदगी केस फाइट अपने ही जमीन के लिए, नीर महल हो या हमारा कोई भी प्रॉपर्टी हो, फाइट करते रहा। आखिर में मेरा फादर की जो डिप्रेशन में आया वो भी नहीं रहा। आज भी हम लोग वही केस फाइट कर रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि अपने ही जमीन को लेने के लिए, जैसा आपका नौकरी है, आप अपना ही नौकरी के लिए तक आप वेट करते इंतजार करते आप जिंदा भी नहीं रहे। मेरे पिताजी भी मर गए, उनको भी कुछ रिलीफ नहीं मिला। अच्छा है ये 10,323 से है, हाँ कि नहीं? आज तक कोई पार्टी ने एक भी 10,323 का कैंडिडेट को अपना असेंबली में कैंडिडेट दिया है? मैंने क्यों दिया? मैं चाहता हूं कि ये असेंबली में बैठे, मैं चाहता हूं कि ये असेंबली में बैठे और ये आपका बारे बात खुद असेंबली में बैठकर बोले, रिकॉर्ड में जाना चाहिए। और मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ये मेरा गारंटी है, कमिटमेंट है, यहां में मीडिया नहीं। जिस दिन पिपरा मथा का एमएलए असेंबली में जाएगा वो 2 या 3 चीज का बात हमेशा करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर ग्रेटर पिपरा, 10,323 और हम लोग का पोजीशन जो है, कोई भी जाति धर्म के खिलाफ नहीं उसको किया। अब आपके ऊपर है, आप जानता है। और मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूं, सब लोग जानते हैं कि त्रिपुरा का महाराजा कभी भी कम्युनल नहीं हो सकता, उसका परिवार कभी भी कम्युनल नहीं। जिसने त्रिपुरा सुंदरी बनाया, जिसने शुजा का मस्जिद बनाया, जिसने बुद्ध मंदिर बनाया, जिसने चर्च के लिए जमीन दिया, वो परिवार कम्युनल हो ही नहीं सकता। आप लोगों को ये मीटिंग के लिए मैंने निमंत्रण दिया। मैंने हम लोग आप सब
टीचर्स को कोई ना कोई तरीका निकाल के ब्यूरोक्रेसी से बात करके कुछ ना कुछ सिस्टम बनाकर आपको हम लोग नौकरी वापस देंगे। सिस्टम में पैसा है, लेकिन सिस्टम हम लोग को मौका नहीं दे रहा है कि प्रशासन को मौका ही नहीं दे रहा। अगर आज एडीसी में हमारा पुलिस बिल पास हो जाए, बिल पास हो गया, पैसा नहीं है, तो आज हम 2000 की प्रशासन को नौकरी दे सकते। अगर हमारा एजुकेशन में स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम आपको साल का स्कूल के लिए इम्प्रूव करने के लिए हम आपको 50 करोड़ देंगे, हम अभी ना फिर आपको नौकरी देंगे, लेकिन हम आपको नौकरी दे सकते, आपको सैलरी नहीं दे सकते, तो इसके लिए हमको स्टेट में भी आना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, आपका जो मुकाबला है ईमानदार आदमी है। मैंने जो भी मुद्दा उठाया मैंने उसको फॉलो किया। मैंने माधववाड़ी में जिसको गोली लगा मैंने उसको नौकरी दिया, विश्वविद्यालय पर आपको हेल्प किया, उसके परिवार को, मंत्रीलाल पैकेट को हेल्प किया, पिंटूलाल पैकेट को हेल्प किया। और अगर मेरे पास पावर आ जाएगा स्टेट का, तो मैं जानता हूं कि सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्टर को रुपये नहीं देने वाला हूं, मैं कोई इंजीनियर को रुपये नहीं देने वाला हूं, मैं आपको आपका नौकरी देने वाला हूं। मैं ये लेकिन मैंने बोला जो भी इलीगल है, मैंने बोला नहीं बोला कि जाति धर्म में मैं नहीं गया, हिंदू मुसलमान कृष्ण में कभी नहीं किया, लेकिन मुझे ये लोग एक सिस्टम बनाया, मीडिया भी हाईलाइट नहीं करते, ये कम्युनल है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त बंगाली है, आज तक कम्युनल बात नहीं, लेकिन ये पूरा सिस्टम को महाराज के खिलाफ करो, रॉयल फैमिली के खिलाफ करो। किसने बोला बांग्लादेशी होगा? किसने बोला बांग्लादेशी को टर्माइट है? किसने बोला आलाइट डिटेक्ट डिलीट रिपोर्ट? किसने बोला? नाम नहीं लेना, वो आज देश प्रेमी है, वो आज 2023 में अगर आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका सपोर्ट रहा ना, तो मैं इस सिस्टम को बदलूंगा। मैं पॉलिटिक्स में पैसे कमाने के लिए नहीं आया, मुझे पॉलिटिक्स पसंद भी नहीं है। मैं आया हूं क्योंकि मैं अपने आंख से देख नहीं सकता कि हमारे लोग इतने खराब कंडीशन में जीत रहे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है एमपी, चीफ मिनिस्टर या एमएलए बनने के लिए, लेकिन मेरा 100% इंटरेस्ट है कि अगर आपको नौकरी मिला और आपका जिंदगी अच्छा हुआ और मैंने उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो महाराजा वीर विक्रम का सपना आधुनिक त्रिपुरा का, जिसमें नफरत नहीं है, जिसमें झूठ नहीं है, जिसमें हम सब अच्छे तरीके से जिंदा रह सकते हैं, वो पूरा होगा। और मुझे भी ऊपर से आशीर्वाद मिलेगा, मेरा ही परिवार से ऊपर आशीर्वाद मिलेगा, और आप भी हो सकता है कि आपका मुकाबला राजा नहीं है यार। मैं जानता हूँ मेरा मजाक उड़ाया जाता है व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, मैं जानता हूँ मेरा बहुत मजाक उड़ाया जाता है। मैं राजा नहीं हूँ, मैं नहीं हूं, लेकिन मैं राजा का बेटा तो हूं। तो इसमें तीसरा मौका क्या है? दो चीज आप समझ लो, हम क्लियरली बोलो। एक लीगल रास्ता जो हमको लीगल लेना चाहिए, उसके लिए मैंने कहा है कि आप 3 या 4 लोगों को मुझे दीजिए
मैं आपको दिल्ली ले जाऊंगा, मैं आपको अच्छे लॉयर से मिलवाऊंगा और लॉयर का जो फीस है वो भी मैं अपने पॉकेट से डाल दूंगा। वो एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि हम लोग क्या कर सकते हैं एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिशियली मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा दादा का फोटो, मेरा दादा का पिक्चर किताब लिख के उसका नाम इस्तेमाल करके हुकुम बारा को इमोशनल कराकर आज हम लोग पावर में है और वो हमको अगर सर्टिफिकेट बांटेगा कि आप ऊपर से प्यार नहीं करते हो, उनका कोई अधिकार नहीं है। मैं जब दिल्ली जाता हूँ तो मैं हानि गुस्सा करके दिल्ली जाता हूँ, बराबर होकर त्रिपुरा के बारे, त्रिपुरा के बारे, सबके बारे में बात करता हूँ। ये नेता लोग जो दिल्ली जाते हैं, वो लोग भी जाते हैं भीख मांगने के लिए। जब आप अपना जमीन के बारे में बात कर रहा है तो जमीन का मालिक बन के बात करो। और आप लोग यहाँ में जो है, मैं आपको कमिटमेंट देना चाहता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं आपके लिए फाइट करूंगा। आपने मुझे बहुत प्यार किया है, आपने मुझे बहुत सपोर्ट दिया और मैं पोस्ट के लिए, पैसे के लिए, लालच के लिए आपका प्यार का सौदा नहीं कर सकता। मैं सौदा नहीं करूंगा। I will not compromise on my commitment that I have given you. I thank once again everybody. आपने मुझे यहाँ में निमंत्रण दिया, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं आपको प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि इलेक्शन के बाद आप लोग भी इसके बाद मीटिंग कीजिए, कंडक्ट कीजिए, बात कीजिए और मुझे 4 या 5 आदमी का नाम दीजिए। ये महिला हो और मेरे साथ भी चाहिए। फाइट स्टार्ट्स नाउ। और फाइट करो, ये आपका राइट। और ये डिमांड और सप्लाई का जो प्रॉब्लम है ना, इसको बंद करो। कि जब तक हम ये इसको बंद नहीं करेंगे, त्रिपुरा में गरीबी रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन रहेगा और ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए आपको सबसे पहले नौकरी चाहिए और वो मैं आपको दूंगा अगर हमें पावर में आना। लेकिन जिसने आज तक ऐसा बात का भाषा का इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको आपने सबके सामने बोल दिया ये तो कम्युनल है, त्रिपुरा मौका आएगा तो बंगाली को बांग्लादेश भेज देगा। आज तक मैंने कभी बोला नहीं ये बात। जिसने ये बात बोला वो उनके पार्टी में बैठा हुआ है और वो ठीक है और मुबारक का खराब बोलते हैं, क्योंकि मुबारक ईमानदारी से आपको नौकरी देना चाहता है, ईमानदारी से आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देना चाहता है, इसके लिए हमको खराब होगा। सिस्टम को हम लोग का त्रिपुरा लोग, हम लोगों का एससी लोग, हम लोगों का बंगाली लोग, हम लोगों का मणिपुरी लोग, मुसलमान लोग, समझो आपको सिस्टम ने दबाया है। ये स्पीच, ये भाषण को खत्म करने से पहले हाँ, अपना यहाँ में बाबूराम